नमस्कार दोस्तों हम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट पीजीटी इकोनॉमिक्स स्कूल लेक्चरर सीयूईटी पीजी इन एग्ज़ाम के लिए हम आपको तैयारी करा रहे हैं और अब हम आपको अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन भी कराएंगे और ऐसे तमाम क्वेश्चंस जो कि पिछले सालों के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट के लिए। हाँ, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है उत्पादन और रोजगार निर्धारण में, यानी कि इसमें आपको क्लासिकल और केंजियन मॉडल के बारे में जानकारी ऑलरेडी होनी चाहिए। उसी के बाद आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें पूछा गया है कि किसका विश्लेषण इस मान्यता के साथ शुरू हुआ कि अर्थव्यवस्था के उत्पादन की कुल मांग की मात्रा चार प्रकार के व्ययों, उपभोग व्यय, निवेश, सरकारी व्यय और निवल निर्यात का योग होती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला होता है फर्म, एक होता है फर्म, दूसरा होती है सरकार, तीसरा होता है उपभोक्ता और चौथा होता है शेष विश्व। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एग्रीगेट डिमांड बराबर C+I, ऐसा मानना था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानते थे कि एग्रीगेट अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही क्षेत्र होते हैं। केंजियन ने माना अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, एक तो उपभोगकर्ता यानी उपभोक्ता, उत्पादक और साथ ही साथ सरकार। जबकि मुल्डेल फ्लेमिंग के हिसाब से अर्थव्यवस्था में 4 क्षेत्र होते हैं, उपभोग, निवेश, सरकार और शेष विश्व के द्वारा किया गया शुद्ध निर्यात। तो क्योंकि इसमें 3 ही पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, निवल निर्यात। अब यहाँ पर हमारा जो विचार है ये एक तरीके से केंज के विचार को ब्रॉडली मॉडिफाई किया था मुल्डेल फ्लेमिंग ने। तो ये जो मूल विचार है ये हमारा केंज का है। हालांकि केंज का जो विचार रहा वो क्लोज इकोनॉमी पर आधारित रहा, तो बेसिकली लेकिन यही आंसर इसका रहेगा। तो फर्स्ट का जो सी है वो इसका आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपूर्ति अपनी मांग स्वयं अर्जित कर लेती है। यह कथन निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किससे संबंधित है? एडम स्मिथ, जेबी से, मार्शल या कीन्ज? तो जिससे मैं आपको बता देता हूं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं अर्जित कर लेती है, ये जेबी से का विचार है। जेबी से जो कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे, उनके हिसाब से अर्थव्यवस्था में जितना भी आप उत्पादन करोगे उतनी ही आय सृजन होगी और जितनी आय का सृजन होगा उतना ही आप क्या करोगे, उपभोग करोगे। इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एग्रीगेट डिमांड हमेशा आउटपुट के बराबर होती है, यानी कि जितनी भी वस्तु आप उत्पादन करोगे वो सब का सब कहीं ना कहीं उत्पादन हो जाएगा। और अर्थव्यवस्था में जब एक बार उत्पादन हो जाता है तो किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया हुआ था। पूछ रहा है कि रोजगार के क्लासिकल सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब देखिए, क्लासिकल सिद्धांत आपको समझना है। तो क्लासिकल सिद्धांत का जो मूल विचार क्या कहता है? मुक्त अर्थव्यवस्था, यानी कि सरकार का रोल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वो कहता है कि अगर आप मुद्रा की पूर्ति बढ़ाते हो, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करते हो, तो केवल वास्तविक चरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वास्तविक चर जो हैं वो समान रहेंगे और मजदूरी जो है वो लोचशील होती है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में होगी। ये 3 मूल विचार हैं और हर श्रमिक को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पैसा मिलता है। ये जो बी पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानते थे कि अर्थव्यवस्था की हर श्रमिक को उसकी सीमांत उत्पादकता के बारे में बराबर पैसा मिलता है। ये विचार भी सही है कि जो बचत है वो एक रिसाव होती है। बिल्कुल ठीक बात है, बचत रिसाव है, क्योंकि जो भी आप पैसा बचत करोगे वो अर्थव्यवस्था में वापस लौट के नहीं आएगा। इसके अलावा पूर्णता बेलोचदार होती है। देखो दोस्तों, हमने ऑलरेडी वीडियो कोर्स के माध्यम से बताया हुआ है कि एग्रीगेट सप्लाई इस तरीके से होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो होने के बाद भी जो आउटपुट का लेवल है वो चेंज नहीं होता। इसलिए मुद्रा एक परिसंपत्ति नहीं है। ये विचार बिल्कुल
संपत्ति नहीं है। ये विचार सही है, मुद्रा एक परिसंपत्ति तो है, लेकिन किसी भी तरीके से वो अर्थव्यवस्था में वास्तविक चरों में वृद्धि नहीं करती है दोस्तों। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो डी क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी बिल्कुल सही है, डी इसका आंसर बनता है। ठीक है जी। इसके अलावा केंज के रोजगार सिद्धांत में क्या सत्य नहीं है? केंज का जो रोजगार सिद्धांत है वो सरकारी हस्तक्षेप को मान के चलता है, इसके अलावा अल्पकाल में मान के चलता है, प्रभावी मांग को मान के चलता है, लेकिन पूर्ण रोजगार को नहीं मानता। उनके हिसाब से अर्थव्यवस्था में क्या पाई जाती है? अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है, अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है। और उन्होंने बेरोजगारी को सामान्य घटना माना। इसकी वजह से केंज का जो बेरोजगारी का जो रूल है वो लागू नहीं होगा। इसके अलावा क्लासिकल व्यवस्था की विशेषताएं आपको बतानी है। इनमें से कौन सी व्यवस्था क्लासिकल व्यवस्था की विशेषता है? इसमें सबसे पहले बोला गया है उत्पादन तथा रोजगार को मौद्रिक कारकों निर्धारित करते हैं। दोस्तों ये तो गलत है। अभी हमने ऑलरेडी आपको समझाया कि जितने भी मौद्रिक कारक हैं वो वास्तविक चरों को प्रभावित नहीं करते, केवल मौद्रिक नौमित चर को ही प्रभावित कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था स्वयं समायोजन कर लेती है। उनके हिसाब से अर्थव्यवस्था में किसी भी तरीके के सरकारी या मौद्रिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी सही है। ठीक है जी। तो मतलब एक तरीके से प्रत्यक्ष, ये देखिए ये सही है। अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष विकास के लिए सरकारी कार्रवाई आवश्यक है, ये गलत है। सरकार के रोल को बिल्कुल अवहेलना करते थे। तकनीकी विकास की अनुपस्थिति में बाजार के माध्यम से पूंजी संचयन, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है डी पॉइंट सही है और बी सही है। तो इसके हिसाब से देखा जाएगा तो बी और डी, ये जो सी पॉइंट है ये सही आंसर इसका माना जाएगा। 6 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न के कथन और उसके उत्तर का कूट अनुसार सही चयन कीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले वो कह रहा है प्रभावी मांग, एक मिनट बच्चों, प्रभावी मांग के सृजन के अंतर्गत अधिकतम वितरण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ये बात सही है। प्रभावी मांग का मतलब होता है इफेक्टिव डिमांड। और अगर हम अमीर से पैसा लेकर गरीब को दे दें तो इससे क्या होगा? समान वितरण होगा। तो क्यों अमीर जो व्यक्ति है वो कम खर्च करता है, गरीब व्यक्ति ज़्यादा खर्च करता है, तो वो ज़्यादा खर्चा करेगा। आगे कह रहा है 30 अथवा 40 इकाई जिनकी आय औसतन 1 लाख से 5 लाख के बीच है, ठीक है, द्वारा उस एक व्यक्ति की तुलना में जिसकी आय 10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है कहीं अधिक प्रभावी मांग पैदा होता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो इसका कथन है उसको तर्क के माध्यम से दे रहा है, सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बेसिकली जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनकी एमपीसी जो होती है वो कम होती है, और जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनकी एमपीसी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये दोस्तों बेसिकली कंसेप्ट है कि अमीर व्यक्ति की जो एमपीसी है वो ज़्यादा होती है, गरीब व्यक्ति की एमपीसी कम होती है और अमीर व्यक्ति की एमपीसी ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगले पर आ जाते हैं। कह रहा है उत्पादन और रोजगार का क्लासिकल विश्लेषण कहलाता है। देखिए क्लासिकल जो विश्लेषण है वो स्थैतिक है और केंजियन विश्लेषण जो है वो तुलनात्मक स्थैतिक है। इसके अलावा हिक्स का जो डायनामिक मल्टीप्लायर है वो गत्यात्मक विश्लेषण है। तो दोस्तों लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्लासिकल की बात हुई है इसलिए ए ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन माना जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन के हिसाब से जो ये मॉडल है ये क्लासिकल मॉडल जो है वो स्थैतिक है। इसके अलावा से के नियम के अनुसार बेरोजगारी किस प्रकार समाप्त हो सकती है? देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानते थे कि अगर मजदूरी दर में कमी करते, उनका मानना था जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 का फंड है और आप 10 लोगों से काम करा रहे हो, 10 लोगों से काम करा रहे हो 1 मिनट, तो इसका मतलब ये है कि आप 1,000 रुपये पर पर्सन को दे रहे हो। अगर आप मजदूरी दर में कमी करके 500 कर दो तो आप 20 लोगों से काम करवा सकते हो, 20 लोगों से काम करा सकते हो। मतलब अगर आप 1,000 दे रहे हो तो केवल 10 लोग काम करेंगे,
और अगर 500 दे दो तो वो 20 लोग काम करेंगे। लेकिन ये मौद्रिक मजदूरी में तो कमी आएगी, लेकिन वास्तविक मजदूरी में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही आपकी मजदूरी को घटाते हो, श्रम को कीमतों में कमी तो होती है पर उतनी कमी नहीं होती, जिसकी वजह से वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है और अल्टीमेटली वो फिर से अधिक काम करने को तैयार हो जाएगा दी हुई मजदूरी पर। यानी कि मजदूरी में गिरावट करने का तरीका ही उन्होंने सुझाया। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो 8वें का जो बी आंसर है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 9वां कह रहा है कि केंज का अर्थशास्त्र किस पर अधिक बल देता है? केंज का अर्थशास्त्र अधिक बल देता है मौद्रिक पर, राजकोषीय पर, मुद्रा ब्याज निर्धारण पर और मुक्त व्यवस्था पर। तो दोस्तों केंज एक पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राजकोषीय नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मंदी को दूर करने की बात की। उनके हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई अगर ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार की हस्तक्षेप आवश्यक है। सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। इसके अलावा 10वां क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि केंज के शास्त्रीय मॉडल यानी क्लासिकल मॉडल, रोजगार के क्लासिकल मॉडल के अनुसार उत्पादन और रोजगार को प्रभावित नहीं करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों देखिए, सरकारी व्यय का स्तर प्रभावित नहीं करता है। इसके अलावा मुद्रा का परिमाण भी प्रभावित नहीं करता है। हाँ, ये दोनों प्रभावित करते हैं। फिर भी अगर इसको देखा जाए, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, तो इसके अंदर सी तो करता ही करता है और ये भी आएगा, यानी कि थर्ड और फोर्थ तो होगा ही होगा। तो थर्ड और फोर्थ और फर्स्ट, तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो सी जो है वो ज़्यादा अप्रूव पड़ रहा है। अच्छा, प्रभावित नहीं करता, प्रभावित नहीं करने वाले कारक हैं। अच्छा, नहीं करने वाले कारक हैं। तो इसमें दोस्तों थर्ड नंबर का जो है मुद्रा की फर्स्ट पर एक ये प्रभावित नहीं करता है, सरकारी व्यय का स्तर प्रभावित नहीं करता है और फोर्थ प्रभावित नहीं करता। यानी कि इसके अंदर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये वाला आंसर 10 का ए ये माना जाएगा सबसे सही आंसर। 11 पे आ जाते दोस्तों। केंज के अनुसार रोजगार का स्तर किस पे निर्भर करता है? दोस्तों केंज के अनुसार रोजगार का स्तर उस स्थिति में निर्धारित होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई काटते हैं। ये जो स्थिति है इसको बोला उन्होंने कहा प्रभावी मांग, इसको उन्होंने कहा प्रभावी मांग। यानी कि उनके हिसाब से जो प्रभावी मांग है, मैं आपको एक बार डायग्राम दोबारा से बना देता हूं। देखिए, एक मिनट, हाँ, ये हमारा है डिमांड का स्तर, ये सप्लाई है, जहां पर ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है। ये स्थिति जो है जहां पर इंटरसेक्शन कर रहे हैं यही कहलाती है प्रभावी मांग। और प्रभावी मांग की स्थिति में अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होती है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है? तो दोस्तों इसमें से केंज जो है वो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं कहला सकते, क्योंकि केंज की एक नई विचारधारा है, इसलिए J.S. मिल, JB से और एडम स्मिथ सब के सब क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं। तो बाकी के सब लोग क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैं, लेकिन केंजियन जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स नहीं है। अगला कह रहा है कि स्फीतिक अंतराल मापता है। क्या मापता है? इसको हमें समझाना है। देखिए स्फीतिक अंतराल कैसे निकालेंगे। ये मान लीजिए हमारी एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड है, और मान लीजिए आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल ये वाला है, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल, और ये आपका एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। यानी कि इस स्थिति में जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो, पूर्ण रोजगार, मतलब इस स्थिति में जब फुल एम्प्लॉयमेंट का स्तर होता है, मापता है समग्र मांग समग्र पूर्ति का दिशा, इसको किस स्तर पर? पूर्ण रोजगार के स्तर पर। यानी कि जब पूर्ण रोजगार के स्तर पर समग्र मांग ज़्यादा है, समग्र पूर्ति कम है, तो इस स्थिति में हम कहलाता है स्फीतिक अंतराल।
तो इस स्थिति को हम कहेंगे स्फीतिक अंतराल, यानी कि इस स्थिति में जितनी हमें कुल मांग चाहिए वास्तविक कुल मांग उससे ज़्यादा है। फोर्टीन क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। 14 क्वेश्चन में कह रहा है कि रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है जी, मतलब आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ सही है। इसमें से का बाजार नियम, सी का बाजार नियम बिल्कुल ठीक है। पूर्ण रोजगार का अस्तित्व, ये भी सही है। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता, ये भी सही है। मुद्रा की तटस्थता, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14वें का फर्स्ट जो है वो सही माना जाएगा। 15वां कह रहा है कि यदि कुल निवेश व्यय निश्चित हो तब किन परिस्थितियों में बचत प्रवृत्ति में वृद्धि का परिणाम क्या होगा। यदि कुल निवेश व्यय निश्चित है और बचत में वृद्धि हो जाती है तो इससे वास्तविक राष्ट्रीय आय में कमी आएगी। मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए, ये मान लीजिए निवेश का स्तर है और ये बचत का स्तर है। अगर बचत में वृद्धि होती है तो ये राष्ट्रीय आय का स्तर जो है वो घट जाएगा। इसको बोलते हैं बचत का विरोधाभास। बचत का विरोधाभास, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो ये वाला आंसर है ये गलत है, सॉरी, मतलब यही सही है इसमें से। 16 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मांग की पूरकता का विचार। देखिए, मांग की पूरकता का विचार जो है वो है संतुलित विचारधारा। उनका मानना था कि अगर एक बार अर्थव्यवस्था में एक क्षेत्र का विकास होता है तो वो दूसरे क्षेत्र के लिए मांग क्रिएट करेगा, यानी कि ये विचार जो है ये मांग की पूरकता का है। केंद्रीय रोजगार तथा आय सिद्धांत किस प्रकार की बेरोजगारी का विश्लेषण करते हैं। तो केंद्रीय सिद्धांत जो है वो अनैच्छिक बेरोजगारी का विश्लेषण करते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके दोस्तों। इसके अलावा बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जेईबी सेन ने क्या सुझाव दिया। तो बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जेईबी सेन ने वास्तविक मजदूरी दर में कटौती का सुझाव दिया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनके हिसाब से जो मजदूरी है एन जो है होता है, अगर आप वेज रेट निकालना चाहते हो तो आपके पास एक वेज फंड होगा, उसको डिवाइड कर दोगे एन से तो आपको वेज रेट निकल जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा लोगों को रोजगार देना चाहते हो तो आपको जो वेज मजदूरी दर है इसमें कटौती करनी पड़ेगी। आय निर्धारण का जो सिद्धांत है वो स्थैतिक है, प्रायोगिक है। तो ये स्थैतिक सिद्धांत है। इसके अलावा केंज का रोजगार सिद्धांत, पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या है। पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या है केंज के रोजगार सिद्धांत में। श्रम का पूर्ण रोजगार बिल्कुल सही बात है। पूंजी का पूर्ण रोजगार बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रोजगार बिल्कुल ठीक बात है। उनके हिसाब से सभी संसाधनों को पूर्ण रोजगार मिलेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति संभव नहीं है। बचत का विरोधाभास किसका है, किफायत का विरोधाभास संबंधित है। तो ये बच्चों केंज के विचारधारा के, मतलब केंज ने विचार दिया था बचत के विरोधाभास का, तो ये बचत का विरोधाभास केंजियन विचारधारा है। इसके अलावा आय संबंधी केंज सिद्धांत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपेक्षित है। यानी कि जो आय सिद्धांत केंज ने समझाया उसमें से कौन सा उपेक्षित है, किस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों उन्होंने पूंजी स्टॉक की भूमिका पर विशेष ध्यान नहीं दिया। ये वाला है इसका पॉइंट है। 23 क्वेश्चन पे हम आ गए। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासिकल मॉडल में निवेश मांग को आय तथा रोजगार में परिवर्तन स्वतंत्र माना गया है। क्लासिकल मॉडल में निवेश मांग को आय और रोजगार से स्वतंत्र माना गया है, यानी कि ये निर्भर करता है ब्याज की दर पर। बिल्कुल ठीक बात है। यह मजदूरी कीमत लोचदार अर्थव्यवस्था है जो क्लासिकल मॉडल में पूर्ण रोजगार पे लाती है। तो दोस्तों ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन ए और बी सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि क्लासिकल मॉडल में जो निवेश मांग है वो ब्याज की दर पर निर्भर करती है, वो अलग है, उससे ब्याज दर तय होती है, और ये मजदूरी सिद्धांत अलग है। हालांकि दोनों के दोनों क्लासिकल सिद्धांत हैं। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो बी है,
ए बी दोनों सही हैं, लेकिन ए बी की सही व्याख्या नहीं करता। मजदूरी कोष सिद्धांत जो है वो मिल का सिद्धांत है, जेएस मिल का, जिसको कि अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक फिक्स मजदूरी फंड होता है और अगर आप चाहते हो ज़्यादा लोगों को रोजगार देना तो वो फंड में कमी करनी पड़ेगी। श्रम का विभाजन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? श्रम का विभाजन सबसे पहले एडम स्मिथ के द्वारा किया गया। एडम स्मिथ ने अपने सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत में श्रम विभाजन की बात की है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से इन सभी क्वेश्चंस को जाकर भी सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आपको हमारी एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, लाइव डाउट सेशन मिलेंगे। इसके अलावा आपको लगभग 200 का रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है और आप इस कोर्स को अगर ज्वाइन करते हो बेसिक टू एडवांस, आपको तमाम तरीके की तैयारी की कोर्स से हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।